तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फीस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे आयरन फीस्ट यानी डैनी रैंड को देख पाते हैं जो कि एक गुफा के सामने अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। अब इतने में ही यहाँ पर डावोस इसको ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। फिर जब ये इसकी बॉडी को पलटाता है तो ये इसकी चेस्ट पर सबसे पहली बार शाओलाओ के मार्क को नोटिस करता है। और इतने में ही डैनी भी एक बुरा सपना देखता हुआ अपनी नींद से जागता है और तुरंत ही डावोस का कॉलर पकड़कर अपनी आयरन फीस्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको जब ये दोनों देखते हैं तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तब डावोस सबसे पहले डैनी को बताता है कि तुम आयरन फीस्ट बन गए हो। और जब डैनी को इस बात का रियलाइज होता है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद डावोस डैनी को मोटिवेट करता हुआ और आयरन फीस्ट के बारे में बताता हुआ यहाँ से कंधे पर लाद कर ले जाता है। और इस सीन से हम लोग ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर डैनी ने पहली बार अपनी आयरन फीस्ट को एक्टिवेट करा था। और यहाँ पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि डैनी ने इस आयरन फीस्ट को एक शाओलाओ नाम के ड्रैगन को हरा कर पाया है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम लोग डैनी को एक बाथरूम में देख पाते हैं और डैनी ये सारी चीजें याद करता हुआ वापस से अपनी आयरन फीस्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है ताकि ये अपने पिछले एपिसोड में लगे घाव को सही कर सके। पर क्योंकि पिछले एपिसोड में बकूटो ने जो इसके ऊपर हमला करा था, उस हमले की वजह से डैनी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और जब भी वो अपनी आयरन फीस्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करा करता था तभी उसके दिमाग में वो सारी चीजें वापस से आ जाया करती थी, जिस वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा होता। और यही सब सोचते हुए वो बाहर जाता है, जहाँ पर डावोस इसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी से कुनलुन वापस चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम कुनलुन में वापस पहुंचोगे तो वहां पर शायद हमारे मास्टर तुम्हारी मदद कर पाएं और वो तुम्हारी ची को रिकवर करने में तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकें। पर डैनी अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो सबसे पहले उन लोगों को सजा देना चाहता था जिन्होंने इसके मम्मी पापा को मारा था। पर डावोस नहीं मान रहा होता और बोलता है कि कुनलुन के दरवाजे खुल चुके हैं और वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। इस पर डैनी इसका हौसला बढ़ाते हुए इसे बोलता है कि तुम भी मुझसे ज्यादा अच्छे वॉरियर हो और हम दोनों को साथ में ट्रेनिंग मिली हुई है। इस बात को सुनने के बाद डावोस थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि पर मुझे नहीं चुना गया, तुम्हें आयरन फीस्ट के लिए चुना गया, तो कुछ भी कर तुम्हें ही वहाँ के लोगों की रक्षा करनी होगी। ये बात सुनने के बाद डैनी इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर जब डावोस नहीं मानता तो डैनी इसे यहाँ पर रुकने का असली रीजन बता देता है। तब डैनी इसे बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपने मम्मी पापा के कातिलों को सजा देनी है जो कि द हैंड है। इस बात को सुनने के बाद डावोस कुछ सोचने लगता है, पर फिर भी वो नहीं मान रहा होता। तब डैनी डावोस से इसकी मदद मांगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो जैसे ही यहाँ पर काम खत्म होगा तो उसके बाद हम तुरंत कुनलुन के लिए निकल पड़ेंगे, पर उससे पहले मुझे अपने इस घाव को सही करना होगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। इतना बोलकर डावोस को डैनी कहीं पर लेकर जाने लगता है और इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि डैनी अब यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे यही लगता है कि जिस एक इंसान को उसने सबसे ज्यादा पसंद करा उसने ही उसे धोखा दिया। अब वहीं हम लोग कॉलिन को देख पाते हैं जो कि जब वापस से डोजो सेंटर में पहुंचती है तो यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। ये चीज देखने के बाद ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी इसके सामने बकूटो आता है, जिसे देखकर ये और ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि बकूटो ने डैनी को जान से मारने की कोशिश करी थी। इस पर बकूटो इसे ये बताते हुए शांत करवाता है कि तुम्हें कुछ भी कर डैनी से दूर रहना होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो बड़ा होकर द हैंड के लोगों को खत्म कर सके, और इसी वजह से उसने हमारे ऊपर हमला करा और उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि हमें आयरन फीस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमें कुछ भी कर आयरन फीस्ट को वापस पाना होगा, जिस वजह से कॉलिन इसकी बातों में आ जाती है। और यहाँ पर बकूटो इसे मना लेता है कि जैसे ही इसे डैनी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो ये तुरंत ही बकूटो को इन्फॉर्म करेगी। अब कॉलिन ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, पर बकूटो ने इसे ये यकीन दिला दिया था कि डैनी को ये कुछ भी कर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उन्हें उसकी पावर की जरूरत है। तो इसी वजह से ये इस बात पर मान जाती है। अब आगे हम लोग क्लियर को देख पाते हैं जो कि अपने घर में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर डैनी और डावोस पहुंचते हैं। फिर जब क्लियर ये देखती है कि डैनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है तो ये तुरंत ही अपने घर के अंदर इन दोनों को बुला लेती है और डैनी के पेट से ये सबसे पहले उस चीज को निकालती है जो कि उसके घाव के अंदर फंसी हुई थी। जिसके बाद ये इससे बोलती है कि अब तुम अपनी आयरन फीस्ट का यूज कर अपने आप को सही कर लो। पर डैनी से बताता है कि अब ये अपनी आयरन फीस्ट को यूज नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद क्लियर काफी ज्यादा शॉक होती है। साथ ही ये इसे कॉलिन के द हैंड में होने वाली बात को भी बताता है। अब इस बात को जानने के बाद क्लियर और ज्यादा परेशान हो गई थी।
और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये किसके ऊपर ही भरोसा करें। पर अभी ये डैनी को समझाने की कोशिश करती है कि शायद कॉलिन तुम्हारी मदद करने की ही कोशिश कर रही होगी। पर क्योंकि डैनी को शुरू से ही ये सारी चीजें बताई गई थी कि द हैंड के लोग सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, तो वो क्लेयर की बात पर जरा भी भरोसा नहीं कर रहा होता। साथ ही अब जब क्लेयर डावोस से मिलती है तो डावोस इसे ऐसे देख रहा होता है जैसे कि इसने पहली बार किसी लड़की को देखा हो। अब इसके बाद क्लेयर थोड़ी देर डावोस से भी बातें करती है, जहाँ पर डावोस इसे ये बताता है कि कैसे डैनी ने एक ड्रैगन को हराकर अपनी आयरन फिस्ट को पाया था। अब अभी यहाँ पर डैनी को एंटीबायोटिक दवाई की जरूरत थी, पर क्लेयर इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही ये वहाँ से जाकर लेकर आ सकती थी जहाँ पर ये पहले काम करती थी। पर तब सबसे पहले क्लेयर डैनी को एक साफ टी शर्ट देती है जिसमें एक बुलेट की वजह से होल हो रखा था। ये देखकर डैनी काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अभी क्लेयर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब ये टी शर्ट या तो मैट की हो सकती है या फिर ल्यूक केज की, क्योंकि क्लेयर इन दोनों के साथ ही पहले काम कर चुकी थी, पर इस बारे में डैनी कुछ भी नहीं जानता था। अब अगर आप लोगों को जानना है कि क्लेयर ने कैसे उन लोगों की भी मदद करी थी, तो आपको डेयर डेविल की सीरीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, जो कि इसी चैनल पर आ रही है, पर आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो कि उसे देखा करते हैं। और आगे मैं यहाँ पर ल्यूक केज और जेसिका जोन्स जैसी सीरीज को भी बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनको भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दोगे जितना कि आप इस आयरन फिस्ट सीरीज को दे रहे हो। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे हम हैरोल्ड और जॉय को देख पाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि बकूटो अब गाँव का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। पर क्योंकि गाँव के सारे अकाउंट ज्यादातर रैंड इंटरप्राइजेस के नाम से हैं, तो जॉय उन्हें कभी भी बंद कर सकती है। इस बात को जानने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा खुश होता है और इसके दिमाग में एक प्लान बनने लगता है। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं, जो कि डावोस और क्लेयर को उनके ही हाल पर छोड़कर खुद अपनी ची को एक्टिवेट करने के लिए छत पर चला जाता है। तब यहाँ पर डावोस क्लेयर को बताता है कि आयरन फिस्ट की पावर शाओलाउ द अनडाइंग से आती है, जो कि एक जीता जागता ड्रैगन है, और डैनी वहाँ पर सबसे पहला ऐसा बंदा है जो कि बाहर से आया था और उसे आयरन फिस्ट बना दिया गया। पर शायद मुझे लगता है कि हमारा मास्टर ले कुंग गलत था, और वहाँ पर अब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि डैनी वहाँ पर बस आयरन फिस्ट को चुराने आया था। यही सब बातें बताते हुए डावोस की शक्ल लटक जाती है, पर अभी क्लेयर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पर क्लेयर ने डावोस के लिए पिज्जा मंगाया था, पर जैसे ही डावोस पिज्जा का नाम सुनता है तो वो किसी जहर से उसे कंपेयर करने लगता है। अब आगे क्लेयर डावोस से ये पूछती है कि तुम्हारे अंदर डैनी की तरह फीलिंग्स क्यों नहीं है। इस पर डावोस इसे एक सिंपल सा जवाब देता है कि हमें बचपन से इसी तरह से ट्रेन करा गया है और हम एक हथियार हैं, और हथियार के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। इस बात को सुनने के बाद क्लेयर का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन इतने में ही इसकी डोरबेल बजती है, जहां पर बाहर कॉलिन आई हुई थी। और अब कॉलिन को देखने के बाद क्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद इसके साथ द हैंड की टीम भी आई होगी। पर कॉलिन इसे समझाने लगती है कि द हैंड के सभी लोग बुरे नहीं होते और बकूटो और काफी सारे लोग काफी अच्छे हैं, क्योंकि अब तक कॉलिन को तो यही लगता था, पर सच्चाई से वो खुद भी अनजान थी। अब वैसे तो क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर इस बार वो कॉलिन की बातों में आ जाती है और कॉलिन को छत पर जाने देती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि कॉलिन डैनी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब जब कॉलिन छत पर पहुंचती है तो यहाँ पर डैनी अभी भी एक्सरसाइज करे जा रहा था, ताकि ये कुछ भी कर अपनी ची को एक्टिवेट कर सके। पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। ये जैसे जैसे अपनी ची को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, वैसे वैसे इसके माइंड में सभी चीजें वापस से आने लगती हैं। फिर जब ये कॉलिन को देखता है तो इन दोनों में बहुत देर तक बहस चलती रहती है, जिसमें कॉलिन इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि बकूटो बस इसकी मदद करना चाहता है। पर डैनी को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं था, तो इसी वजह से ये कॉलिन को यहाँ से जाने को बोलता है, और कॉलिन भी यहाँ से अपना लटका हुआ मुंह लेकर चली जाती है। अब वहीं हम लोग नीचे देख पाते हैं कि क्लेयर डावोस को कुछ पिज्जा ट्राई करने को बोलती है, पर डावोस इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसी वजह से ये मना कर देता है। फिर जब डैनी नीचे आता है तो क्लेयर सबसे पहले डावोस को बोलती है कि तुम बाहर जाकर देखो कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। और फिर जब इन्हें भरोसा हो जाता है कि कोई इन पर नजर नहीं रख रहा, तो यहाँ पर डैनी इन्हें बोलता है कि हमें कुछ भी कर एक प्लान बनाकर बकूटो को मारना होगा। और इसी वजह से डैनी बोलता है कि उसके लिए सबसे पहले हमें एक कार चाहिए। और यही सब बोलते हुए इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और दूसरी तरफ हम लोग कॉलिन को देख पाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में जाकर द हैंड के एक मेंबर से मिलती है, जो कि इसे पहले से जाना करती थी और अब वो एक हॉस्पिटल में इंटर्न थी। अभी उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ एंटीबायोटिक्स चुराकर मुझे देनी होंगी। पर क्योंकि वो स्टूडेंट जानती थी कि कॉलिन उससे डैनी की मदद करने वाली है, तो वो पहले काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करने लगती है।
पर बाद में कॉलन इसे किसी तरह मना लेती है कि ये किसी भी तरह से इसकी मदद करे। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जो कि हैरोल्ड और जॉय से जाकर मिलता है। यहाँ पर ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कि ये किस तरह से बकूटो को उसके बेस से बाहर निकाल कर मारेंगे। पर यहाँ पर जॉय बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रही होती क्योंकि उसके हिसाब से किसी का मर्डर करना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। वैसे तो डैनी भी इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करा करता था, पर क्योंकि वो जानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बकूटो ही है और इसी वजह से वो उसका मर्डर करने का डिसाइड करता है। अब जब हैरोल्ड डावोस से मिलता है तो ये और ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि इसके हिसाब से डावोस भी इनकी टीम में एक बेहतरीन बंदा था। अब यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये कुछ भी कर बकूटो के सारे अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, जिनके बारे में जब वो जानकारी निकालने के लिए बाहर आएगा तो बाहर डावोस और डैनी उसका इंतजार करते रहेंगे और फिर जैसे ही वो उन्हें दिखेगा तो ये दोनों हमला कर उसकी जान ले लेंगे। इस बात को सुनने के बाद सभी इस प्लान पर वर्क करने लगते हैं, वरना इससे पहले इनका प्लान ये था कि द हैंड के बेस में घुसकर ही ये सभी लोगों को मारेंगे। पर इन्हें ये वाला प्लान ज़्यादा आसान और सरल लगता है तो इसी वजह से ये डिसाइड करते हैं कि ये इसी प्लान पर काम करेंगे। वहीं जब कॉलन अब जाकर उस लड़की से वापस से मिलती है जिसको इसने दवाई लाने को बोला हुआ था, तो वो लड़की इसको दवाई देती हुई कुछ और देर तक वेट करने को बोलती है। इतने में ही पीछे से दो लोग और आ जाते हैं जो कि कॉलन के ही स्टूडेंट हुआ करते थे, पर अब वो लोग हैंड के लिए काम करने लग गए थे। और अब क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कॉलन इनके साथ धोखेबाजी कर रही है तो इसी वजह से ये लोग कॉलन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं हम लोग हैरोल्ड को देख पाते हैं जो कि जॉय से बातें कर रहा था, लेकिन उससे पहले ये अपने गार्ड्स को तैयार करता है ताकि वो जाकर भी डैनी और डावोस की मदद कर सकें। पर ये उन्हें भी सिग्नल दे देता है कि जैसे ही इन्हें ये मौका मिले तो ये तुरंत ही डावोस और डैनी को भी मार दें। पर इस बारे में जॉय को भी कोई खबर नहीं थी। पर जैसे ही हैरोल्ड जॉय के पास पहुंचता है तो यहाँ पर जॉय इससे पूछती है कि क्या मर्डर करना जरूरी है। इस पर हैरोल्ड इसे बोलता है कि मैं हैंड के चंगुल से छूटने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अब यहाँ से सीन कट होकर कॉलन पर आता है जिसको द हैंड के हाइड आउट में एक बेसमेंट में छुपा कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर सबसे पहले बकूटो आता है जो कि कॉलन को उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि इसे सपोज करा गया था कि जैसे ही इसे डैनी मिलेगा वैसे ही ये इसके बारे में बकूटो को बताएगी। अब यहाँ पर कॉलन काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि इसकी समझ में आ गया था कि शायद बकूटो अब इसे मार देगा। अब यहाँ पर बकूटो इसे सारी सच्चाई अपने मुंह से ही बता देता है कि द हैंड किस तरह के काम करा करती है। और इस बात को जानने के बाद कॉलन और ज्यादा घबराने लगती है और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे। और अब बकूटो इसकी जान लेने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से एक आदमी आकर इसके कान में एक बात बताता है जिससे इसे ये पता चल जाता है कि शायद इसके सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इसी वजह से ये कॉलन को इसके स्टूडेंट के हवाले करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब कॉलन के स्टूडेंट इसे एक लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर लोगों का खून निकाल लिया जाता था और अब ये लोग कॉलन के साथ भी यही करने वाले थे ताकि ये लोग उसका खून निकालकर उसे मार सकें। यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक स्टूडेंट आकर इसे उल्टा सीधा बोलने लगती है जिससे कॉलन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर जैसे ही कॉलन को मौका मिलता है ये इस लड़की के ऊपर अपने सर से वार करती है और इसकी जेब से इसका चक्कू निकालकर अपने हाथ फ्री करती हुई इन दोनों लोगों से लड़ने लगती है, जिसके बाद ये कुछ ही देर में इन दोनों लोगों को मारकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वहीं हम लोग डैनी और डावोस को देख पाते हैं जो कि एक कार में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर डावोस डैनी से बोलता है कि तुमने हम लोगों को धोखा दिया है। जब हमें आयरन फिस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम आयरन फिस्ट को लेकर वहां से भाग गए। इस पर डैनी से बताता है कि एक दिन मैंने कुनलुन के गेट पर एक बाज को उड़ते हुए देखा था और उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, जिसके बाद वो बाज एक पत्थर के अंदर से बाहर निकल गया, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई दरवाजा है और तब मुझे समझ में आया कि कुनलुन के दरवाजे खुल चुके हैं। पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कोई सिग्नल था और कोई ना कोई मुझे बाहर बुला रहा था, इसी वजह से मैंने बाहर जाने का डिसाइड करा। तब डावोस से बोलता है कि शायद वो सिग्नल ये होगा कि गेट खुल चुका है पर तुमने उसे गलत वे में ले लिया। इस बात को सुनने के बाद डैनी बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तब डावोस इससे ये भी पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें वापस कुनलुन जाने से रोक रही है। अब डैनी इसका जवाब दे ही पाता कि इतने में ही यहाँ पर बाहर कॉलन पहुंच जाती है, जिसे देखकर डैनी समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और अब इसी वजह से ये तुरंत ही कॉलन के पास जाने लगता है। तब डावोस इसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है पर डैनी अभी नहीं रुकता और वो कॉलन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर पहले तो कॉलन इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है क्योंकि इसे लग रहा था कि डैनी इससे लड़ने आया है क्योंकि ये द हैंड का हिस्सा हुआ करती थी। और क्योंकि डैनी समझ गया था कि कॉलन को भी द हैंड की सच्चाई के बारे में पता चल गया है तो इसी वजह से ये बस इसे समझाने की कोशिश करने लगता है। और अब
ये सबसे पहले इसे हक करता है ताकि ये कॉलन को सही फील करवा सके। और इतने में ही यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। हम लोग देख पाते हैं कि डावो समझ गया था कि शायद कॉलन ही वो रीजन है जिस वजह से डैनी वापस से कुनलुन में नहीं जाना चाहता। और अब ये दूर खड़ा होकर कॉलन और डैनी को देखने लगता है जिन्होंने एक दूसरे को हक कर कर रखा हुआ था। अब वहाँ पर खड़ा खड़ा डावोस ये सोच रहा होता है कि ये किस तरह से डैनी को समझाकर वापस से कुनलुन में लेकर जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।